आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत समश्रुति भिन्नार्थक शब्द और एकार्थक शब्द, है ना। इसके पहले हम अशोक का शस्त्र त्याग जो है वो पढ़ रहे थे। उसके क्वेश्चन आंसर हमने आपको बता दिए थे, तो एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं। देख लीजिए एकांकी के बारे में। एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित है। इस एकांकी में कलिंग युद्ध के माध्यम से युद्ध की निस्सारता, राजकुमारी पद्मा की वीरता और सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। 4 वर्षों से मगध और कलिंग के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन अशोक की सेना कलिंग पर विजय नहीं प्राप्त कर सकी। कलिंग के राजा मारे गए, सेनापति बंदी बना लिए गए, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था। कलिंग की राजकुमारी पद्मा मगध के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए स्त्रियों की सेना इकट्ठी करती है। जब वह अशोक के सामने आती है तो वह अपनी वाक चातुर्य और वीरता से अशोक को निरुत्तर कर देती है। उसकी बातों से अशोक पर ऐसा असर होता है कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर वह कभी युद्ध न करने की शपथ लेते हैं, है ना। अब आओ करें एक में। सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे? मगध के। पद्मा कौन थी? कलिंग की राजकुमारी। दुर्ग का क्या अर्थ होता है? किला। मगध और कलिंग के बीच कितने समय तक युद्ध चला? 4 साल तक। अशोक का शस्त्र त्याग की क्या विधा है? एकांकी, है ना। किसने किससे कहा? सिर झुकाकर राजन संवाददाता आना चाहता है। द्वारपाल ने सम्राट अशोक से। हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। संवाददाता ने अशोक से। शस्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। अशोक ने राजकुमारी पद्मावती से। तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सभी सैनिकों ने अशोक से। तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी नृत्य पर वार नहीं करती। राजकुमारी पद्मा ने सम्राट अशोक से। अब देखिए आओ करें 3 में। सम्राट अशोक अपने शिविर में चिंतित मुद्रा में क्यों टहल रहे थे? तो इसका आंसर है फर्स्ट वाले पेज में कि उनको ये चिंता हो रही थी कि कलिंग आज से 4 साल हो गया, युद्ध हो गया और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए पर लाखों घायल हुए, पर आज भी असफल है। इस कारण से उन्हें चिंता लगी हुई थी। पद्मा कौन थी? कलिंग के महाराज की पुत्री। वह अपने पिता किससे लड़ने आई थी? तो वह पिता के हत्यारे सम्राट अशोक से युद्ध करने आई थी। अशोक ने संवाददाता को क्या आदेश दिया? उसने आदेश दिया कि वह जाकर सेनापति से कह दे कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगी। कलिंग के महाराज के जाने के बाद भी युद्ध क्यों समाप्त नहीं हुआ? क्योंकि इसलिए युद्ध समाप्त नहीं हुआ क्योंकि कलिंग का दुर्ग का फाटक आज भी बंद था, जिस पर जो है मतलब कोई भी नहीं जा सक रहा था। अशोक ने पद्मा और उसकी सेना के साथ युद्ध करने से क्यों इनकार कर दिया? इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उनका शास्त्र स्त्रियों पर वार करने की अनुमति नहीं देता। अशोक का शास्त्र त्याग एकांकी किसके द्वारा रचित है? तो बंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा। अब आओ करें 4 जो है हम आपको समझा देते हैं। उसके आंसर देखिए। आओ करें 4 के सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है, आओ करें 4 में पहला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक द्वारा ली गई प्रतिज्ञाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अशोक ने बौद्ध भिक्षु के समक्ष प्रतिज्ञा की कि जब तक उनके शरीर में प्राण रहेंगे तब तक वे अहिंसा व्रत का पालन करेंगे, वे सबसे प्रेम करेंगे और उनकी करुणा का सदाव्रत करने के लिए सबके लिए उपलब्ध होगा। वे आजीवन प्रजा की भलाई करेंगे और सभी प्राणियों को दुख और शांति का प्रदान करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस एकांकी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। साथ ही हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो आंसर रहेगा कि सबसे पहले सम्राट अशोक का चरित्र चित्रण में महत्वाकांक्षी। सम्राट अशोक बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने अपने आसपास के सारे राज्यों को जीत लिया था। उसके बाद वीर और साहसी सम्राट अशोक के विजय अभियानों से पता चलता है कि वे न केवल महत्वाकांक्षी थे बल्कि वीर और साहसी भी थे। फिर तीसरा पॉइंट रहेगा इसमें संवेदनशील और दृढ़ प्रतिज्ञ। सम्राट अशोक संवेदनशील और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। कलिंग की राजकुमारी पद्मा की बातों से प्रभावित होकर हथियार डालना और फिर उसे कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा करना उनके चरित्र के इन गुणों को उजागर करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। अब देखिए आज हम पढ़ेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो देखिए इसमें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग समान हो परंतु लेखन एवं अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखते हैं। जैसे अचार, आचार, है ना। तो अचार मतलब आम या आंवले का अचार और आचार मतलब आचरण और व्यवहार। ये हो गया। फिर एकार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो सुनने में समानार्थक हो, है ना। ये भी क्या है? सुनने में लगभग समान हो, ये भी समान
पर इसमें क्या बोला है, अर्थ की दृष्टि से भिन्नता, और यहाँ पर अर्थ अलग अलग है ना। तो जैसे अभिमान बोले और अहंकार दोनों एक सी चीज लग रहे हैं, लेकिन दोनों कंडीशन में अलग होंगे। अभिमान मतलब पैसे की ताकत या गर्व, और अहंकार यानी सत्ता या शक्ति का घमंड, है ना। ये समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए जैसे अचार है, अचार मतलब आम या आंवले का अचार, और आचार मतलब क्या होता है, आचरण और व्यवहार। फिर आधी तो आधा भाग, और आंधी यानी कि धूल भरी तेज हवा। स्त्री ना, ई आदर्श त्रामे बड़ी की मात्रा, तो प्रेस और स्त्री मतलब महिला। आसमान यानी जो बराबर ना हो, और आसमान यानी आकाश। फिर उदर यानी पेट, और उधर यानी उस तरफ। आकर यानी आने के बाद, और आकार यानी शक्ल। कुल यानी सब या वंश, और कुल यानी किनारा। चर्म यानी चमड़ा, और चरम यानी अंतिम। वात यानी वायु, और बात यानी वार्ता। दिन यानी दिवस, और दीन यानी गरीब। शोक यानी दुख, और शौक यानी चाव। शाम यानी संध्या, श्याम यानी काला। अब देखिए आओ करें 5, हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको होमवर्क में करना है। फिर भी आपसी प्रेम भाव होने से खालिस्तान स्वर्ग बन जाता है। गृह है ना, गृह में रेप वाला जो गोल है, उसके प्रथम आने पर घर में चारों ओर आमे ओ की मात्रा और रव, है ना। फिर उस दिन छोटी की मात्रा, फिर उसने दीन दामे बड़ी की मात्रा, व्यक्ति की मदद की। फिर आसमान कभी भी किसी के ऊपर असमान बारिश नहीं करता, है ना। पहले होएगा आसमान, फिर असमान। खाने पीने में सावधानी ना बरतने से उदर, है ना, उदर यानी पेट। बाहर जोरदार आंधी चंद्रबिंदी जिसमें है ना, वह स्त्री, पहले औरत वाली स्त्री, फिर प्रेस वाली स्त्री, है ना। बड़ी ई मतलब ई की मात्रा, ई जो है वो बाद में। वह तेज बात, बा में आ की मात्रा, और अपनी बात, पहले आएगा बात और फिर बात, बा में आ की मात्रा, है ना। फिर पिताजी की मृत्यु के बाद उसके घर में शोक, है ना, एक मात्रा वाला। उसके बाद देखिए आओ करें 6, वाक्यों में आए सम श्रुति भिन्नार्थक शब्दों को पहचान कर उनके अर्थ लिखिए। जैसे अली आया, बड़ी की मात्रा सखी, छोटी की मात्रा भौरा। अचला यानी पहले वाले पृथ्वी, और अचल यानी पहाड़। फिर बाहर, बाहर यानी बाहर की ओर, और बहार यानी बसंत। ग्रह यानी घर, और ग्रह यानी नक्षत्र। और यानी कि तरफ या दिशा, और यानी योजक शब्द। ये हो गया। अब देखिए एकार्थक शब्द, इसके बारे में देखिए, ये इसके उदाहरण है। अबला, है ना, एकार्थक शब्द में अबला यानी कोई भी साधारण स्त्री या औरत, और दुर्बल यानी शारीरिक रूप से कमजोर स्त्री। अभिमान यानी पैसे की ताकत या का गर्व या घमंड, और अहंकार यानी सत्ता या शक्ति का घमंड। फिर अवस्था यानी उम्र का एक भाग, है ना, और उसके बाद इसको बोलते बुढ़ापे की अवस्था। और आयु यानी पूरा जीवन, औसत आयु 60 वर्ष तक, ठीक है। फिर अगला है आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को दिया गया निर्देश। और आदेश यानी किसी अधिकारी द्वारा दिया गया हुक्म। पत्नी यानी एक पुरुष की विवाहिता, और स्त्री यानी कोई भी महिला। प्रणाम उसमें अपने से बड़ों का अभिवादन, और नमस्ते छोटे तथा अथवा अपने साथियों का अभिवादन। पुत्री यानी बेटी, और बालिका यानी कोई भी लड़की। उत्साह यानी काम करने की उमंग, और साहस यानी संसाधनों के अभाव में भी काम करने का इरादा। अमूल्य यानी जिसका मूल्य न लगाया जा सके, और बहुमूल्य यानी अधिक मूल्य वाला। पुत्र यानी बेटा, और बालक यानी कोई भी लड़का। अधिक यानी आवश्यकता से ज्यादा, और पर्याप्त यानी आवश्यकता के अनुसार है, यथेष्ट। पुराना यानी कुछ दिन पहले, और प्राचीन यानी बहुत साल पहले। अब देखिए आओ करे 7, ये हो गया आपका आओ करे 5, 6, और ये 7वें एकार्थक शब्द। उसने अस्त्र, है ना, उसके बाद सेकंड वाले में आएगा उसने शस्त्र। वह मास्टर जी की पुत्री है, वह बालिका बहुत प्यारी है। फिर वह प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रणाम करता है, और वह अपने साथियों, अपने छोटे बच्चों को भी मिलते ही नमस्ते करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें प्रत्येक कार्य करने का उत्साह है, और वह सेकंड में आएगा साहस। दादी की घड़ी उसके लिए क्या थी, अमूल्य, और उसने गले में बहुमूल्य हार पहना। ये हो गया आपका एकार्थक और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब मेरी बारी जो है 1, 2 और 3 जो है ये भी आपको होमवर्क में करना है। तो मेरी बारी में देखिए पेज नंबर 28 निकालिए। उसमें देखिए मेरी बारी, एक दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। अचार यानी आम या आंवले का, आचार यानी आचरण, स्त्री यानी प्रेस, और सेकंड जो स्त्री है उसका मतलब होता है औरत। असमान यानी कि जो बराबर ना हो, और आसमान यानी आकाश। सेकंड क्वेश्चन है मेरी बारी 2, दिए गए शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए।
तो बात यानी बातचीत, वात यानी हवा, शाम यानी संध्या और श्याम यानी काला, शोक यानी दुख और शौक यानी आदर, कुल यानी वंश और फूल यानी किनारा। अब देखिए मेरी बारी 3 है ना। अधिक और पर्याप्त, अधिक यानी आवश्यकता से अधिक, पर्याप्त यानी आवश्यकता के अनुसार काफी। फिर उसके बाद पुराना और प्राचीन, उस दिन पहले पुराना, प्राचीन यानी बहुत साल पहले पुराना। पत्नी यानी एक पुरुष की विवाहिता और स्त्री यानी कोई भी महिला। ये हो गया आपका मेरी बारी 1 2 3। तो इतना जो है आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आओ करें 5 6 7 और इधर मेरी बारी 1 2 3 आपको अच्छे से बनाना है और उसके बाद के हमको सेंड करना है। बुक में ही जो चीजें बुक की है पूरी बुक में ही भर के हमको सेंड करना है ना, फिल कर देना है उसमें और हमको सेंड कर देना है। आज की कक्षा बच्चों हम यही